हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन प्रोसीजर किसको बोलते हैं? तो यहां पर देखिए, एक अल्कीन है, इस अल्कीन में हम H2 ऐड कर रहे हैं, H2 ऐड कर रहे हैं। तो यहां पे क्या प्रोसीजर होगा, इसका ना एक पाई बॉन्ड टूटेगा और ये दो H है ना इस मॉलिक्यूल में, तो एक H इस पे लगेगा और एक H इस पे लगेगा, ठीक है। और क्या फिनोमेना हो जाएगा, यहां पे क्या बनेगा फाइनली, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। आगे चल के जब हम लोग हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे तो इसका प्रॉपर मैकेनिज्म देखेंगे कैसे ये काम होता है। अभी के लिए ऊपर ऊपर समझ में आया क्या हम बोले कि ये एक अल्कीन है, जब इसको H2 से रिएक्ट किया तो इसका एक पाई बॉन्ड टूट गया और एक H इससे लगा, एक H इससे लगा, ठीक है। ये जो प्रोसेस है इसमें अगर मान लो इस अल्कीन का आप लेकर के आते हैं 1 मोल, 1 मोल, और जितना भी H2 रिक्वायर्ड होता है उतना आप उसको देते हैं, सो दैट कि सारा का सारा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए और अल्कीन किस में कन्वर्ट हो जाए, अल्केन में, ठीक है। इस प्रोसेस में, इस ओवरऑल प्रोसेस में जितना हीट रिलीज होता है उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। इस प्रोसेस का डेल्टा H समझते हैं, चेंज इन एंथैल्पी, ये होता है नेगेटिव। मतलब प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन HOH शॉर्ट में लिख दें, HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा H, मॉड ऑफ डेल्टा H। नेगेटिव है ना, तो हम बोल रहे हैं नेगेटिव होने का मतलब क्या, हीट रिलीज हुआ। तो जब हम बोल रहे हैं हीट कितना रिलीज हुआ तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव टर्म को हटाना पड़ेगा आपको। क्लियर हुआ? मान लो कि एक प्रोसेस में हम बोल रहे हैं डेल्टा H का वैल्यू है -20 किलो जूल पर मोल, तो हम बोलेंगे कितना हीट रिलीज हुआ, तो आंसर क्या होगा, 20 किलो जूल पर मोल। अब हम बोलेंगे हीट कितना रिलीज हुआ तो उसमें -20 मत बोल देना, है ना। बोलेंगे रिएक्शन का डेल्टा H कितना है तो आप क्या बोलेंगे, -20। लेकिन बोले कितना हीट रिलीज हुआ तो क्या बोलोगे, 20 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो दिस HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन अल्कीन reacts with sufficient amount of hydrogen so that it converts to alkene, ठीक है। क्लियर ये वाला चीज। अब डेल्टा H अगर इसका नेगेटिव है तो अगर हम इसका एनर्जी प्रोफाइल बनाएं, एनर्जी प्रोफाइल जो कि आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग ड्रॉ किए थे, याद आ रहा होगा, y एक्सिस में रहता है एनर्जी और x एक्सिस में रहता है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। देखो तो ऐसा कुछ फोटो बनता है क्या, याद आ रहा है कुछ इस तरह कुछ फोटो, यहां पे रिएक्टेंट है और यहां पे प्रोडक्ट है, और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस पहाड़ को क्रॉस करना है, ठीक है। ये जो पहाड़ होता है इसको हम लोग एक नाम देते हैं जो आगे पढ़ेंगे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। दिस हाइट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इसका नाम क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो पहाड़ क्रॉस करना पड़ता है उसमें इतना एनर्जी उसको एक्स्ट्रा चाहिए उसको क्रॉस करने के लिए, ठीक है। अगर प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट के एनर्जी से नीचे है तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। ये वाला जो एनर्जी प्रोफाइल है ये किसका है, एक्सोथर्मिक का, क्योंकि इसमें देखो प्रोडक्ट का जो एनर्जी है, प्रोडक्ट का एनर्जी वो रिएक्टेंट के एनर्जी से नीचे है। ये वाला पार्ट क्या है, ये है रिएक्टेंट, है ना, और ये क्या है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट के एनर्जी से नीचे है तो इसको क्या प्रोसेस क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सोथर्मिक, ठीक है। प्रोडक्ट की एनर्जी कम है ना, तो प्रोसेस जब हुआ तो एनर्जी रिलीज हो गया, निकल गया। क्लियर है? अगर भाई एंडोथर्मिक का एनर्जी प्रोफाइल बनाना होता तो फोटो कैसा बनता, ये मान लो यहीं से निकलता, ये ऐसे निकला, ये यहीं पे हो जाता ऐसे, है ना। एंडोथर्मिक का में क्या होता, प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा होता, और एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से नीचे है। ये वाला हाइट जो है दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब ऐसा मान करके चलो कि ये सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट तभी करेगा जब उस रिएक्टेंट के पास इतना एनर्जी होगा ऊपर में। मतलब ऐसा जो ना, यहां पे साइकिल लेके कोई बैठा हुआ है, ठीक है, उसको यहां तक पहुंचना है, तो आप बोलेंगे सर ये तो नीचे है, आराम से पहुंच जाएगा, लेकिन इस आदमी को सिर्फ कहां तक पहुंचना है इसका काम है, ऊपर तक। यहां तक अगर साइकिल लेके पहुंच गया फिर साइकिल को खाली अपना छोड़ देगा वो, तो इस ढलान में पूरा अपने आप आ जाएगा। तो उसके पास इतना एनर्जी तो होना चाहिए ना यहां तक पहुंचने के लिए। क्लियर है? तो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास कितना एनर्जी हो अपने एवरेज एनर्जी से ज्यादा, सो दैट कि प्रोडक्ट में आराम से कन्वर्ट कर जाए।
हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि 1 मोल अल्कीन का लेकर क्या है, H2 को ऐड किए, अल्केन में कन्वर्ट कर गया, कितना हीट रिलीज हुआ, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो बेसिकली डेल्टा एच का बात हो रहा है, और डेल्टा एच इसको बोलते हैं, देखो ये रिएक्टेंट का एनर्जी हुआ, ये प्रोडक्ट का एनर्जी हुआ, दिस गैप इज कॉल्ड डेल्टा एच। ठीक है, प्रोडक्ट का एनर्जी और रिएक्टेंट के एनर्जी का बीच का जो गैप है, दैट गैप इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। क्योंकि प्रोडक्ट नीचे है, रिएक्टेंट ऊपर है, तो ये डेल्टा एच ऑब्वियसली नेगेटिव है। अगर प्रोडक्ट ऊपर रहता तो डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होता। बट हम लोग यहां पे इंटरेस्टेड किस चीज में है, डेल्टा एच के मैग्नीट्यूड में, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का डिफिनेशन क्लियर है, डिफिनेशन फिर से रिपीट कर देते हैं। व्हेन 1 मोल ऑफ एन अल्कीन reacts with required number of moles of H2 in order to convert to alkane, then the amount of heat released is called heat of hydrogenation of that alkene. ठीक है, एनर्जी प्रोफाइल के हिसाब से रिएक्टेंट यहां पे है अल्कीन और प्रोडक्ट अल्केन यहां पे है। ठीक है, नीचे क्यों है, बिकॉज दिस प्रोसेस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, और इसका जो गैप है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन डेल्टा एच, और उसी के मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। रिएक्शन एक्सोथर्मिक क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप इस पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व करो, इस प्रोसेस में बॉन्ड टूट कौन सा रहा है और बॉन्ड बन कौन सा रहा है, इस पे फोकस करो। मेरे को दिख रहा है कि एक ये पाई बॉन्ड टूट रहा है, बोलो, और एक एच एच का सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है। मतलब एक पाई टूट रहा है और एक सिग्मा टूट रहा है, ठीक बोल रहे हैं। और बन कैसा बॉन्ड रहा है, सी और एच के बीच में सिग्मा, कितना, 2। सुनना, टूटा कौन सा, एक सिग्मा एक पाई, और बना कौन सा, 2 सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है पाई बॉन्ड से, तो बनने वाला बॉन्ड नेट ज्यादा स्ट्रांग है। बोलिए, टूटने के समय एक सिग्मा एक पाई और बनने के समय 2 सिग्मा, तो नेट बनने वाला जो ओवरऑल है वो ज्यादा स्ट्रांग है, और जब बॉन्ड बनता है तो हीट रिलीज होता है, तो नेट रिलीज होने वाला ज्यादा है, नेट एब्जॉर्ब। बॉन्ड टूटने के समय एनर्जी लगेगा और बॉन्ड बनने के समय एनर्जी मिलेगा। तो टूटने वाला कौन है, एक सिग्मा एक पाई, और बनने वाला कौन है, 2 सिग्मा। तो नेट जो बनने वाला है उसका इफेक्टिवनेस ज्यादा है ना, तो इसलिए नेट रिएक्शन कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक। क्लियर हुआ। अगर मान लो एक ऐसा मॉलिक्यूल होता, इस तरह का मॉलिक्यूल, देखिए ऐसा एक मॉलिक्यूल है, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड। इसका हम लोग को हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का निकालना है, उसका रिएक्शन लिखना है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो इसका फिर से हम कितना लेकर के आएंगे, 1 मोल, और इसको रिएक्ट करेंगे कितना, H2 से, 2H2 से, यानी कि H2 का 2 मोल। H2 का मोल पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है अल्कीन के मोल पे, जो कितना होना चाहिए, 1 मोल। ठीक है, और यहां पे प्रोडक्ट में यहां पर क्या बन गया, ऐसा बन गया। ठीक है, अब इस रिएक्शन का जो मॉड ऑफ डेल्टा एच है दैट इज HOH। अब एक बार दिमाग लगा के बताओ, इसके पहले जो HOH निकल करके आया था इस रिएक्शन में, और अभी जो HOH निकल के आया इस रिएक्शन में, लॉजिकली HOH ज्यादा किसका होगा, इसका। दिखा ना, बिकॉज उसमें एक डबल बॉन्ड इन्वॉल्व था, तो एक डबल बॉन्ड में जो भी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुआ था, 2 डबल बॉन्ड में उसका जो हीट रिलीज होगा वो अप्रोक्सीमेटली डबल तो होगा। हम एग्जैक्टली डबल नहीं बोल रहे, बिकॉज कंपाउंड में थोड़ा चेंज आ गया है, एग्जैक्ट कंपाउंड नहीं है, बट समझ में आ रहा है कि एक डबल बॉन्ड के लिए जो भी हीट रिलीज होगा, 2 डबल बॉन्ड अगर हो जाएगा तो उसका जो हीट रिलीज होगा वो अप्रोक्सीमेटली डबल होगा, है ना। वहां पे हम लोग क्या बात किए थे कि कितना पाई बॉन्ड टूट रहा है, क्या क्या बॉन्ड टूट रहा है, एक पाई एक सिग्मा टूट रहा है और 2 सिग्मा बन रहा है। यहां पर क्या हो गया, सब कुछ डबल हो गया, 2 पाई टूट रहा है, 2 सिग्मा टूट रहा है, बोलो, और बन रहा है 4 सिग्मा, है ना। तो यहां पे जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, उसका अप्रोक्सीमेटली डबल, या कम से कम ये तो बोल सकते हैं कि ज्यादा हो जाएगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के कंपैरिजन में पहला पॉइंट निकल करके आता है, फर्स्ट पॉइंट, कि जैसे जैसे डबल बॉन्ड का संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का वैल्यू भी बढ़ेगा। सही बात है। अगर मान लीजिए यहां पे हम लिखे होते इसका HOH का वैल्यू HOH1, ठीक है, और यहां पे HOH का वैल्यू लिखे होते हैं HOH2, तो यहां पे लिख सकते हैं कि HOH2 का वैल्यू इज ग्रेटर देन HOH1। ठीक है, ये चीज क्लियर।
अब यहां पे एक और चेंज करते हैं, ये वाला फंडा क्लियर है कि जैसे जैसे डबल बॉन्ड का संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का वैल्यू भी बढ़ेगा। कंपैरिजन का बात करना है हम लोग को, ठीक है। एग्जैक्ट कितना गुना होगा उससे बात नहीं करना है, वो तो बहुत क्वांटिटेटिव बात हो गया। हम लोग कैसे बात करना है, क्वालिटेटिव बात, कि डबल बॉन्ड बढ़ेगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बढ़ेगा, ठीक है। अगर मान लो ऐसा कंपाउंड हो जाता ये वाला, ठीक है, कितना डबल बॉन्ड है, 2। तो इसका अगर हम 1 मोल लेकर के आए तो यहां पर भी मेरे को H2 कितना लाना पड़ेगा, 2 मोल। और फाइनली जो कंपाउंड बनेगा, गौर से देखिए, वो ऊपर जो बना है वो एग्जैक्टली वही बना। अब इसका जो डेल्टा H का वैल्यू रहेगा, मॉड ऑफ डेल्टा H, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसका वैल्यू HOH3 बोल देते हैं हम, HOH3, ठीक है। HOH1 HOH2 में कोई दिक्कत नहीं, HOH2 बड़ा है। यहां पे HOH3 और HOH2 में कंपैरिजन करना है, ये वाला वैल्यू में और ये वाला वैल्यू में कंपेयर करना है, ठीक है। स्ट्रेट अवे तो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहां पर भी डबल बॉन्ड 2 है, यहां भी डबल बॉन्ड 2 है। जब दोनों का नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सेम है तो वो पहला वाला जो फंडा है उसे तो कंपेयर नहीं होगा। इस पे अब हम लोग यूज करेंगे एनर्जी प्रोफाइल को, ठीक है। देखो बढ़िया से एनर्जी प्रोफाइल में कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको हम लोग, देखिए एनर्जी प्रोफाइल बना रहे हैं। पहले हम एनर्जी प्रोफाइल बनाते हैं इस मॉलिक्यूल का, इस मॉलिक्यूल को कह दो A और ये वाले मॉलिक्यूल को कह दो B, ठीक है। तो ये है मान लो A, ठीक है। तो इसका कर्व बनेगा मान लीजिए ऐसा A का, ठीक है। तो ये कर्व देख करके आप लोग HOH का वैल्यू इसमें क्या लिख सकते हैं, ये रिएक्टेंट का एनर्जी, ये प्रोडक्ट का एनर्जी। सो दिस गैप इज HOH2, सही लिखें क्या, HOH2 हो गया ये वाला गैप, ठीक है। अब इसके बाद ये मॉलिक्यूल B जो कन्वर्ट कर रहा है, आप ध्यान से देखिए प्रोडक्ट दोनों का सेम है, यानी कि ये प्रोडक्ट वाला जो वैल्यू है यहां पर वो तो दोनों के लिए सेम रहेगा, बट रिएक्टेंट में B जो है वो A से अलग है। अब ये बताइए B का एनर्जी हम A से नीचे रखेंगे या A से ऊपर, क्यों, क्योंकि A और B में B ज्यादा स्टेबल है। B में कॉन्जुगेशन दिख गया होगा आप लोग को, अल्कीन का स्टेबिलिटी हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। यहां तो आप लोग कॉन्जुगेशन दिख गया, अगर कॉन्जुगेशन नहीं भी दिखा होता तो आप अल्फा H से कंपेयर किए होते। मान लो इसमें भी कॉन्जुगेशन नहीं होता, इसमें भी कॉन्जुगेशन नहीं होता, तो क्या चेक करते कि दोनों में अल्फा है, ज्यादा किस में है, कम किस में है, ठीक है। तो जो भी कंपैरिजन है अल्कीन का स्टेबिलिटी का वो हम लोग का पढ़ा हुआ है। तो B यहां पे मेरे को दिख रहा है A से ज्यादा स्टेबल है, तो B का एनर्जी प्रोफाइल कहीं यहां पर होगा, लेकिन प्रोडक्ट तो सेम जगह होगा बिकॉज प्रोडक्ट दोनों का सेम है। तो यहां पर कैसा बनेगा फोटो, ये फोटो बोलो, सही फोटो बनाए बोलो। तो अब HOH3 का वैल्यू कैसा होगा बोलो, सही लिखे हैं, B का रिएक्टेंट का एनर्जी का ऑर्डर और प्रोडक्ट तो सेम है वहीं पर, एंड दिस गैप इज HOH3। बताइए समझ में आया, किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है, HOH2 यानी A का। तो ये वाला पॉइंट से हम लोग क्या निकाल पाए कि पहला पॉइंट तो ये है कि डबल बॉन्ड का संख्या जिसमें ज्यादा होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा, और अगर डबल बॉन्ड का संख्या सेम हो जाए तो जो ज्यादा स्टेबल है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। दिख पाया, ये दोनों पॉइंट से सारा सवाल हम लोग का बनेगा। दोनों पॉइंट क्लियर। फर्स्ट पॉइंट क्या है, जैसे जैसे डबल बॉन्ड का संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का वैल्यू बढ़ेगा। और सेकेंड पॉइंट हो गया, इफ द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आर इक्वल, सेम है, तो फिर as stability of alkene increases, heat of hydrogenation decreases। यहां पे HOH2 ही इसका ऑर्डर, और HOH3 और HOH2 में HOH2 is greater than HOH3। अच्छा, HOH1 2 3 तीनों में कंपेयर करना है तो क्या ऑर्डर हो जाएगा, मेरे को दिख रहा है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 1 का वैल्यू सबसे कम बिकॉज एक डबल बॉन्ड है, और 2 और 3 में छोटा वैल्यू किसका होगा, 3 का, बिकॉज स्टेबल है ज्यादा। तो फिर यहां पे HOH3 और सबसे ज्यादा हो जाएगा HOH2। दिस इज द ऑर्डर। इस पे एक एक्सेप्शन है, मतलब कैसा एक्सेप्शन हम बता रहे हैं आप लोगों को कि पहले हम लोग डबल बॉन्ड का संख्या देखेंगे, उस पे डिसाइड करेंगे, अगर डबल बॉन्ड का संख्या सेम हो जाएगा तब हम लोग क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी। लेकिन एक ऐसा एक्सेप्शन है जहां पे डबल बॉन्ड का संख्या के पहले स्टेबिलिटी देखना पड़ता है। देख लेना, जैसे मान लो ऐसा है 6 मेंबर्ड रिंग बेंजीन, ठीक है, बेंजीन में एक तरह का अल्कीन ही तो है, दिख रहा है, ट्राईन है, 3 डबल बॉन्ड, और यहां पे एक हम बना देते हैं ऐसे है, और कोई 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड ऐसे भी डाल सकते हैं आप, कॉन्जुगेशन में डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है।
ये दोनों है। अब इन दोनों में हम लोग के लॉजिक और कॉन्सेप्ट के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से, पहला वाला का हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज इसमें 3 डबल बॉन्ड्स में 2 डबल बॉन्ड है। लेकिन इस बार हम लोग नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स वाला पॉइंट को स्किप करेंगे ड्यू टू एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। सीधे चल जाएंगे स्टेबिलिटी में। दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? बेंजीन। और जो ज्यादा स्टेबल उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, यानी इन दोनों में ये जीत जाएगा, जो कि थ्योरी के हिसाब से गलत हो गया लेकिन एक्सेप्शन है। याद रहेगा।